हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू डायरी का एक पन्ना हिंदी चैप्टर 2 फ्रॉम स्पर्श भाग 2। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम शेखसरिया का अधिकांश जीवन कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े शेखसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम शेखसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक जो कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। ठीक है। तो सीताराम शेखसरिया जी है, उनका जन्म किधर हुआ? राजस्थान के नवलगढ़ शहर में। ठीक है। उनका जो ज्यादातर जीवन कलकत्ता में बीता। ठीक है। लेकिन वो उन्होंने व्यापार व्यवसाय के से जुड़े भी कोई कोई साहित्यिक बनाए, सांस्कृतिक और नारी संस्था के ऊपर उनके वो प्रेरक रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने ऐसी संस्था को स्टार्ट भी किया है। संस्थापक, संचालक, मतलब जो चलाते हैं वो सब कुछ। ठीक है। सांस्कृतिक चीज़ों में भी उनकी रुचि थी। ठीक है। उन्होंने अपना गुरुदेव किन किन को माना था? रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। उनके वो करीबी भी थे। ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उनको जेल भी भेजा गया था। फिर उनको 1962 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है। उनको विद्यालय जाने का अवसर ना मिला, लेकिन स्वाध्याय काफी लोग को पता भी होगा। स्वाध्याय एक टाइप का स्क्रिप्चर्स, लाइक हिंदू स्क्रिप्चर्स, हाँ, समथिंग लाइक इट। ठीक है। उनमें से उन्होंने पढ़ना लिखा किया। फिर उनकी कोई उल्लेखनीय कृतियां है, जैसे कि स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद, और उनकी जो डायरी उन्होंने जो लिखी है वो भी है। ठीक है। तभी हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर से 1 लाख लोग सामने आए, जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ में लेखक सीताराम शेखसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोग में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह कार्यक्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक साहित्य सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता है ही है। साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाजकृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। ठीक है। तो पाठ में क्या है? ये स्वतंत्रता समय का है। सीताराम जी शेखसरिया
कलकत्ता के रहवासी थे, ठीक है, तभी वो कलकत्ता में रह रहे थे। तो उधर उन्होंने 26 जनवरी 1930 से क्या हमारे स्वतंत्रता दिवस माने गए, ठीक है। और उस वही फिर आगे चलाने के लिए जो 26 जनवरी 1931 में क्या हुआ था, वो बात इस हमारे चैप्टर में हमको बताई जाए। हमको इससे क्या सीख मिलती है, ठीक है। हमको हमारी क्रांतिकारियों की कुर्बानियां हमको याद आती है, ठीक है। साथ में हमको वो भी जान में आता है कि अगर हम सब साथ में हो, संगठित हो, तो ऐसा कोई 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 ऐसा कोई नहीं है जो हमको रोक सके, अगर दृढ़ निश्चय हो, संकल्प हमारे साथ हो, ठीक है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना आपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2,000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध किया जा रहा था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था, ठीक है। तो 26 जनवरी को कलकत्ता में बहुत ऐसा शोर होश से हो रहा था, ठीक है। सभी लोगों ने अपने घर को सजाए थे, झंडा फहराया था। ऐसा लग रहा था मानो कि स्वतंत्रता मिल ही गई हो, ठीक है। फिर 2,000 रुपए सिर्फ खर्च किस में किए? प्रचार प्रसार में। सब लोग कार्यकर्ता घर घर जाकर समझाने लगे कि ये आवश्यक है, ठीक है। फिर जो सारी पुलिस थी वो लोग मोटर लारियों में क्या सर्जेंट और वो सब कुछ बैठ के सब लोग तैनात थे। गली गली हर हर जगह हर नाके पर वे लोग मौजूद थे, ठीक है, कि कोई झंडा ना फहरा सके या कोई ऐसा कुछ कार्य ना कर सके, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह तो भोर में 6 बजे ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कोई जगह तो भोर में ही झंडा फहरा गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और दो चार आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मोन्यूमेंट उधर कलकत्ता में मौजूद है। उधर उनके नीचे है ना एक शाम के 4 बजे क्या होने वाला था, सभा होने वाली थी, ठीक है। तो उधर सारे जो पुलिस थे उन्होंने सुबह के 6 बजे से ही उधर पहरा देने लगे कि कोई उधर आके झंडा ना फहरा सके, ठीक है, स्वतंत्रता ना पड़ी जाए, ठीक है। फिर श्रद्धानंद पार्क और ऐसे जगह पे सुबह ही झंडा फहराया गया। जैसे कि श्रद्धानंद पार्क है वो बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ से चलता है, ठीक है। उनके मंत्री कौन थे? अविनाश बाबू। उन्होंने झंडा गाड़ा और उनको पुलिस ने पकड़ लिया और बाकी सब लोग जो थे उनको मारा गया या हटा दिया गया। फिर तारा सुंदरी पार्क में
कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे हरीशचंद्र सिंह। उन्होंने जब झंडा फहराया तो कोई अंदर नहीं जा सका, ठीक है। और इतनी मारपीट हुई कि 2-4 लोग के तो सिर ही कट गए। फिर गुजराती सेविका संघ ने एक जुलूस निकाला, जिसमें से ना बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लड़कियां गिरफ्तार हो गई थी, ठीक है। हमको ये भी दिखाता है कि लड़कियों मतलब सारी स्त्रियों का भी बराबर का हिस्सा है। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम कर हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था और यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपने जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध पूर्व में था वैसा करीब 1 बजे तक नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग तौलियां बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी, ठीक है। तो अभी जो मारवाड़ी बालिका विद्यालय है उधर भी झंडोत्सव 11 बजे बनाया गया, ठीक है। उधर जानकी देवी और मदालसा मौजूद थी। उन्होंने क्या उत्सव का मतलब समझाया, ठीक है। फिर उन्होंने जो शेख सैय्यद जी थे वो हर जगह मोटर में घूम रहे थे और बहुत उनको अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देख के। फोटोज भी खींच रहे थे, ठीक है। उन्होंने भी फोटो का प्रबंध करवा रखा था। फिर उसमें पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय को, अभी काफी लोग को है ना पकड़ दिया गया, लेकिन उसमें मुख्य कौन थे? पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय। क्यों मुख्य थे? क्योंकि सुभाष बाबू की जो जुलूस था उनका भार पूर्णदास पर था, लेकिन उन्होंने सारी तैयारियां करके रखी थी, ठीक है। मोनूमेंट में जैसे सभी सारा प्रबंध था, जैसे सजाया गया था, उधर सब कुछ तैयार करा गया था, वो 1 बजे तक ऐसा कुछ नहीं रहा, ठीक है। फिर सबको ऐसा आशा हो रही थी कि पुलिस अपना रंग ना दिखाए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पुलिस ने अपना रंग दिखा दिया, सब कुछ बिगड़ने लगे और 2-3 बजे उधर भीड़ आने लगी, ठीक है। जब जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी सभी जगह तैयारियां हो रही थी, तो एक ये ओपन चैलेंज जैसा हुआ, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने क्या नोटिस निकाली थी कि कोई कोई धारा के अनुसार ऐसी सभा नहीं हो सकती। और सामने से क्या उनको भी एक नोटिस भेजी गई कि सभा में सबको भाग लेना है और वो बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। सर्वसाधारण की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने बोला कि 4:24 को झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ये है ना अब तक की सबसे बड़ी ऐसी सभा थी, जैसे जो ऐसे ग्राउंड में होने वाली थी।
ठीक है। फिर 4:10 को सुभाष बाबू जुलूस लेकर आ रहे थे, तो बीच में पुलिस ने और उन लोगों ने उधर लाठियां चालू कर दी, लाठियां मारना, ठीक है, लाठीचार्ज। जो उसमें से अधिकतर लोग को क्या हुआ, सब लोगों को घायल कर दिया। फिर उनको भी लाठियां पड़ी, सुभाष बाबू को भी लाठियां पड़ी। लेकिन और उन्होंने क्या बोल रहे थे, वंदे मातरम, ठीक है, जोरों से बोल रहे थे वंदे मातरम। फिर ज्योतिर्मय गांगुली ने उनको बोला कि आप इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर कोई नहीं। लेकिन क्या सुभाष बाबू ने बोला कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिंच मिंच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियां पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ा लिया गया और गाड़ी में बैठकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार में के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी, ठीक है। तो अभी इधर तो इस बाजू तो ऐसा हो रहा है कि सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया, ठीक है। लेकिन उधर क्या, उस बाजू जो स्त्रियां, वो लोग मोन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़ने लग, फिर उधर झंडा फहराया उन्होंने, प्रतिज्ञा पढ़ी, ठीक है। उधर जो वॉलेंटियर थे, सारे जो वॉलेंटियर गए थे वो लोग है ना, इतने ड्रिस्ट वाले थे, इतने निश्चित थे कि लाठियां पड़ने पर भी वो हिले नहीं, उधर ही डटे रहे, ठीक है। फिर बाकी सब भी कुछ देर में पुलिस ठंडी पड़ गई, लेकिन वापिस उन्होंने डंडे शुरू कर दिए। अभी एक स्त्रियों का एक जुलूस जा रहा था। फिर वो धर्मतले के मोड़ पर आकर वो जुलूस टूट गया और 50 से 60 स्त्रियां उधर ही बैठ गई। और आगे जो थे लाल बाजार भेज दिया, ठीक है। जो भी थी उनको लाल बाजार भेज दिए। फिर स्त्रिया का एक भाग है ना, जिनका नेतृत्व विमल प्रतिभा जी कर रहे थे, ठीक है। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वहीं वो मोड़ पर बैठ गए, ठीक है। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस ने बीच बीच में लाठी चलाती थी, ठीक है। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण बहुत ज्यादा लोग घायल भी हुए, ठीक है। इसी प्रकार करीब पौने पौने घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया और ब्रिजलाल गोयंका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दम दम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रिया के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब तब वो 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी।
करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतारवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग थे। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों में की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो वो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम पर कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। वह आज बहुत अंश में धुल गया है और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, एक गोयंका जी ब्रिजलाल गोयंका के बारे में बात की गई है कि पौने घंटे तक तो ऐसा चलता रहा। फिर ब्रिजलाल गोयंका की बात गई है कि सबसे पहले वो जब दौड़ के वंदे मातरम दौड़ के आ रहे थे मॉन्यूमेंट की तरफ, तो वो खुद गिरकर फिर उन्होंने घुड़सवार ने उनको पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर के बाद उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने स्त्रियों के जुलूस में किया, उधर भी उनको लाठियां पड़ी, लेकिन वो फिर उन्होंने वापिस 200 लोग के एक जुलूस बनाकर दूसरी जगह जाने लगा। उधर फाइनली उनको गिरफ्तार करा गया। फिर पता चला कि 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। जो मदालसा थी उनको भी पकड़ा गया था और उनको थाने में भी मारा गया था। ठीक है, आज तक ऐसे एक साथ इतने कभी भी स्त्रियां इतनी नहीं पकड़ी गई थी। ठीक है, फिर 9 बजे सबको छोड़ दिया गया था। फिर कांग्रेस ऑफिस से उनको फोन आया कि अभी सबको बहुत चोट आई है तो उनके साथ जाना होगा उधर जाके देख रेख के लिए। ठीक है, फिर दास गुप्ता जी उन्होंने देख रेख की और सबकी फोटो उतराई। फोटो उतरवा मतलब हम ऐसे करते हैं ना क्या, एक्सरेज, राइट। तो फिर 67 आदमी पहला आए, फिर 103 आ पहुंचे। तो उसमें से बाद में 160 थे अस्पताल में। लेकिन फिर सोचा कि घर पे भी काफी लोग चले गए होंगे। उसका मतलब क्या, उन्होंने अंदाज लगाया कि 200 तो घायल जरूर हुए होंगे। उसमें से मर्दों की कितनी आदमियों की कितनी हुई वो जान नहीं पाए, लेकिन जो स्त्रियां थी वो 105 संख्या में थी। उन्होंने बोला ये अपूर्व था। अपूर्व मतलब ऐसा पहले कभी ना हुआ हुआ। पूर्व मतलब पहले, मतलब न ऐसा कभी न होने वाला, पूर्व नहीं है। ठीक है, और जो आज तक बंगाल वासियों या कलकत्ता वासियों पर ऐसा कलंक था कि वो लोग कोई भी अपना हाथ नहीं देते स्वतंत्रता की ओर, तो वह बात को गलत स्थापित कर दिया। ठीक है, तो हमारा चैप्टर इधर एंड होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।